हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं इफ्तिखार शराजी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कल पेशावर में ख़िताब करते हुए एक बड़ी हैरानकुन बात की। गोया कि कहा यह गया कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, और लगता है शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मारूफ अमरीकी जरीदे इकोनॉमिस्ट की कोई पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट ज़रूर पढ़ी होगी, जिसमें कहा यह क्या था कि कराची दुनिया के सस्ते तरीन शहरों में छठे नंबर पे है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के मईशत के ऊपर नज़र डालें नाजरीन, तो हकीकत यह है कि नवंबर 2021 में जो महंगाई की शरह है वो 11.53% पे जा पहुंची है, जबकि पाकिस्तान का जो तिजारती खसारा है वो 21 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है। और सर्कुलर डेट के जो PTI की हुकूमत को 3 साल पहले 1100 अरब मिला था, अब वो कहीं 2400 अरब तक जा पहुंचा है। इसी तरह करंट अकाउंट खसारे की हम बात करें तो पिछले 5 माह में इसमें कुछ 5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। और नाज़रीन, अगर दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क पाकिस्तान को कहा जा रहा है, लेकिन अक्टूबर में जो महंगाई की शरह है वो 9.2%। इसके साथ हम जनूबी एशिया के दीगर ममालिक का कंपैरिजन करें या पाकिस्तान को देखें, अगर आगे चल के जो नवंबर के आखिरी दिनों में हमें महंगाई की शरह नज़र आ रही है वो 11.53%, और अक्टूबर में अगर हम फिर कंपैरिजन करें दीगर ममालिक के साथ जो एशिया के हैं, भूटान में ये शरह थी कहीं 6.27%, इसी तरह श्रीलंका में 6.2%, और अफगानिस्तान में भी 5.06, जबकि बांग्लादेश में 5.4, और इसी तरह इंडिया में 4.35, और नेपाल जैसे मुल्क में नाजरीन 4.2%, और मालदीव ज़ाहिर सी बात एक छोटा सा मुल्क है, वहाँ पे भी 2.27%। गोया कि 8वें नंबर पे पड़ा है कहीं, अगर हम एक कंपैरिजन ड्रा करें। जबकि अगर हम फ़ीका आमदनी की बात करें, क्योंकि कहा यह जाता है कि महंगाई अगर बढ़ भी जाए लेकिन लोगों की अगर क़ुव्वत ख़रीद दुरुस्त है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो इंडिया की जो फ़ीका आमदनी है वो $1750 फ़ीकस है, जबकि बांग्लादेश की $2138 है। उसके मुकाबले में जो पाकिस्तान है उसकी 1190, कोई कह सकते हैं कि $1200। तो मेरे ख़्याल में ये जो हम कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं, इसका बुनियादी मकसद ये बताना है कि जो हुकूमत एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि पाकिस्तान में जो दुनिया के सस्ते तरीन ममालिक में है, और साथ में महंगाई का फिनोमेना अगर पूरी दुनिया में, तो पाकिस्तान उससे मुबर्रा कैसे हो सकता है। और नाज़रीन, अगर देखा जाए तो 30 साल की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त महंगाई है, जबकि कर्ज़ों का जो बोझ पहले था कहीं 1600 अरब डॉलर, 16,000 अरब डॉलर, अब वो कहीं 16,000 अरब डॉलर, उसके अंदर मज़ीद इजाफा हो गया। 3 बरसों में जो 70 बरसों में हमने लिए, अब पिछले 3 बरसों में हमने उतने ही मालियत के बैरूनी कर्ज़े ले लिए हैं। और फिर जो हमने IMF प्रोग्राम में गए हैं नाज़रीन, उसके नतीजे में जो मिनी बजट है वो भी आने को है। और अगर हम ऑयल प्राइसेस की बात करें तो इसी महीने में जहाँ पे आलमी मार्केट में प्राइसेस कम हुई हैं, और हिंदुस्तान जो पड़ोसी मुल्क हमारा है जहाँ पे 16 रुपये 1 लीटर में कमी गई है, पाकिस्तान के अंदर जो रिलीफ आवाम को दिया जाना चाहिए था वो कहीं टैक्सों में एडजस्ट कर दिया गया है। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में आखिरी से में कुछ मार्चेस की भी बात करेंगे जो PDM करने जा रही है, 23 मार्च को क्यों कर रही है, और फिर अगर हुकूमत समझती है कि वो एक बड़ी नालायक अपोजिशन है तो फिर वज़ीर दाखिला की जानिब से तारीख़ तब्दील करने के मशवरे उनको क्यों दिए जा रहे हैं। हमारे साथ एक ऑनरेबल पैनल है, जमशेद चीमा साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, सर बहुत शुक्रिया आपका। निहाल हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, सर आपका भी शुक्रिया। और हैदर ज़मान कुरैशी साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। सर जमशेद साहब, मैं आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। जो फैक्ट फिगर्स मैंने पेश किए हैं सर, मेरा ख्याल में आप इनसे एग्री करेंगे। अब इसके बाद भी सर हम घबराए नहीं और मुतमईन हो जाएं कि पाकिस्तान सस्ता मुल्क है सर दुनिया का। पहले तो ये थोड़ा सा, चूँकि आप कह लें कि टेक्निकल टॉपिक है तो थोड़ी सी टाइम देना इस पर। हम दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क हैं और उसका जो 3 सर्वे हैं, एक माई बैंक का है, एक नाम अपना लिविंग स्टैंडर्ड रिव्यू जो है दुनिया का वो है, और एक याहू
फाइनेंस कंपनी। ये 3 का सर्वे है कि दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क जो है पाकिस्तान है, और उसका जो स्टैंडर्ड है वो ये है न्यूयॉर्क, कि न्यूयॉर्क में जो चीज़ 100 रुपये की मिलती है बाकी जगह पे क्या मिलती है। सो उसमें पाकिस्तान में जो चीज़ और जो चीज़ न्यूयॉर्क में 100 रुपये की मिलती है या $100 की मिलती है, वो बाकी अमेरिका में 76 रुपये की 76 की मिलती है। पाकिस्तान में वो चीज़ मिलती है 18 रुपये 30 पैसे की। और हमारे बाद सेकंड अफगानिस्तान है, जहाँ 24 रुपये की चीज़ मिलती है, वही इंडिया में 25 रुपये की मिलती है, बाकी आप बांग्लादेश में 32 रुपये की, लाइक दैट। सो कहने का मतलब ये है कि इस बात में तो कोई शक नहीं है कि हम दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क हैं एब्सोल्यूट टर्म में, नंबर 1। दूसरी बात होगी कि जब हम सर्वे एनालिसिस करते हैं कि इनकम क्या है और यू कैन से कि आपके परचेजिंग पावर क्या है। सो इनकम और ये परचेजिंग पावर को देखें तो परचेजिंग पावर में उसे कहते हैं पीपीपी, मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी का जीडीपी जो है उसे कहते हैं, और दूसरे को नॉमिनल कहते हैं। परचेजिंग पावर में हम दुनिया के 42 मुल्कों से ज़्यादा अमीर हैं। मसलन जस्ट आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने कहा कि इंडिया बांग्लादेश की आपने बात की कि बांग्लादेश की $2100 इनकम है और हमारी है $1200। अब जब परचेजिंग पावर पे जाते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी पे, और हमारी और बांग्लादेश की जो आप कह लें कि जीडीपी है वो बराबर है, वो तकरीबन को बनता है 5000 के लगभग, 5000 ही उनका है, 5000 ही हमारा है। जब परचेजिंग पावर पे जाते हैं हमारा और बांग्लादेश, जब यहाँ उनकी इनकम हमसे 80% ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन जब परचेजिंग पावर के जीडीपी पे जाते हैं तो हमारा और बांग्लादेश का जीडीपी एक बराबर है। सो कहने का मतलब ये है। फिर दूसरी बात आपने कहा कि आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा। इकोनॉमिक्स में बेसिकली 2 चीज़ें हैं ना, गौर करें ज़रा। एक है कि एब्सोल्यूट टर्म में चीज़ें सस्ता होना या महंगा होना, दूसरा है कि आप कह लें कि इस वक्त इन्फ्लेशन क्या है। इस वक्त अगर इन्फ्लेशन देखेंगे तो पाकिस्तान में दुनिया के काफ़ी सारे मुल्कों से इन्फ्लेशन ज़्यादा है। नंबर ये बात आपकी या इकोनॉमिस्ट की ये बात ठीक है। दूसरी तरफ देखें कि आज भी इस इन्फ्लेशन जो 8.9 है या 8.7 है या 8 कुछ है, उस 8%, 8.5%, 9.9% या मोर देन 9% जो इन्फ्लेशन है, उस इन्फ्लेशन के बाद क्या स्टेटस है, तो उस इन्फ्लेशन के बाद भी हम दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क हैं। इस बात में कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जितने एनालिसिस करें, जितना कुछ देखेंगे, वो यही जवाब आएगा इसका कि हम सस्ता हैं। बाकी ये है कि चूंकि पिछले सालों से हम महंगे हुए हैं, अगर ड्यूरिंग कोविड हम महंगे हुए हैं, तो लोगों को इस वक्त वाकई एक पेन आ रही है, और परचेजिंग पावर डेफिनेटली, इनकम भी कम है, परचेजिंग पावर मौजूद है, लिहाजा उसमें देखने वाली बात है इसमें जस्ट इसमें कि हम बेसिकली जो दुनिया में ज़्यादा महंगाई हुई है वो एनर्जी में हुई है। आप कह लें एलपीजी में हुई है, कोयला में हुई है, और क्रूड ऑयल में हुई है। एनर्जी में जो महंगाई हुई है, एनर्जी के हम नेट इम्पोर्टर हैं। हमारा इन्हिसार मोर देन 80% एनर्जी की इंपोर्ट पे स्वाय लोकल गैस के, बाकी एनर्जी उसने सारे शोबों को इम्पैक्ट किया आपके ख्याल में? फिर उसने सारे शोबों को इम्पैक्ट किया है। अब और इम्पैक्ट करके ये 8% आया है, इम्पैक्ट करके आया है। बाकी वो जो इमरान खान साहब ने या वज़ीर आज़म ने कहा कि हम सस्ता मुल्क है, ये बात 100% ठीक है। जहां जिस एनालिसिस पे, जिस सर्वे पे, जिस कसवट्टी पे इसको परखना चाहिए, इसका जवाब यही आएगा। बाकी आप कह लें कि लोगों की जिंदगी कितनी है, या आप कह लें कि निहाल हाशमी साहब, आप देखें ना, चीमा साहब ने तो बड़ी वजाहत से कह दिया। अब आपके पास अगर कोई काउंटर फैक्ट्स हैं तो बता दें। वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान और बाहर दुनिया के एक सस्ता तरीन मुल्क है। क्यों नहीं मान रहे सर अब आप इस बात को? और बाकी जो ऑयल प्राइसेस है, एनर्जी प्राइसेस है, ऊपर जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई इफ्तिखार भाई, आप एक बड़े जय्यद किस्म के जर्नलिस्ट हैं, सिर्फ एंकर नहीं है। मैंने आपको ग्राउंड पे, फील्ड पे काम करते देखा है। आप ग्राउंड पे भी एक छोटा सा सर्वे करवा लेते तो बड़ा मजा आ जाता है। दूसरी बात है, देखिए ये जो इकोनॉमी की बात करें, ये कर रहे हैं गोरख धंधे कहते हैं फिगर वर्क्स को। एंड ऑफ द डे जो गरीब आदमी होता है उसके घर में 3 वक्त से 2 वक्त खाना हुआ, और 2 वक्त से अब 1 वक्त हो गया। एंड ऑफ द डे उसकी जो जेब में अगर 98 बचती थी, अब उसके जेब में 98 नहीं, उसके जेब में उधार की पर्ची आ गई है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इन्होंने कहा था हम तब्दील कर देंगे। इन्होंने तब्दील तो किया, 5 वजीर खजाना, मुशीर खजाना तब्दील कर दिया 3 साल के अंदर। इन्होंने तब्दील किया पाकिस्तान की जो इकॉनमी, इनके पास कोई साखदार था नहीं, इन्होंने तब्दील किया FBR के चेयरमैन 5 से 6, इन्होंने 3 स्टेट बैंक के गवर्नर, और फाइनली IMF का जो बंदा आया वो आके बैठ गया। इनके पास अपनी कोई माशी टीम नहीं थी, कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, कोई पॉलिसी। हाँ, इन्होंने तब्दील किया, पाकिस्तान के लोगों को खुशहाली से बदहाली में तब्दील किया। हाँ, इन्होंने तब्दील किया कि आलू, प्याज, टमाटर, आटा जो 70 साल में 30 रुपए पे हुआ था, इनकी तब्दीली से वो 70
ये 3 साल में वो 30 रुपए से 75 पे चला गया। आम आदमी पूछता है, इकोनॉमी आम आदमी के गिर्द इवॉल्व करता है, इकोनॉमी चंद फैमिली के गिर्द इवॉल्व नहीं करता है। इकोनॉमी का कोई ताल्लुक नहीं है कि आप कितना इंपोर्ट कर रहे हैं कितना। इकोनॉमी ये देखता है कि उस मुल्क का जो हैव नॉट तबका, हैव नॉट कहां पे खड़ा है। आज हैव नॉट के घर में चूल्हे जलना मुश्किल हो गया, आज हैव नॉट दवाई नहीं खरीद। इनसे पूछा जाए कि इतने पैसे इन्होंने लोन लिए, हमने अगर लोन लिए नवाज शरीफ के दौर में, तो आज नजर आता है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट हो, कराची एयरपोर्ट हो, लाहौर टर्मिनल हो, हर तरफ मोटरवे हो, ग्रीन बस हो, मेट्रो बस हो, कॉलेज हो, लैपटॉप हो, डैम हो, बिजली के कारखाने हो, मनसूबे ही मनसूबे, LNG प्लांट हो, LPG प्लांट हो। इनके यहाँ ना, और ये शुतुरमुर्ग की तरह अगर रेत में मुंह डाल के और कहें कि सब ठीक है, ऐसा ठीक नहीं है। और ये एनर्जी की बात भाई जमशेद साहब ने की, उनके बताएं कि जब LNG सस्ता बिक रहा था तो इन्होंने LNG उस वक्त क्यों नहीं लिया गया, उस वक्त क्यों नहीं लिया गया? बिल्कुल बड़ा एक अहम नुकता उठाया निहाल हाशमी साहब। इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं। बड़ी बात आपने की, यकीनन इससे चीमा साहब से इसका जवाब देंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। इससे पहले कि मैं ये LNG वाला मामला चीमा साहब की तरफ ले जाऊँगा, हैदर जमान साहब पहले आप ही की तरफ आते हैं। सर, महंगाई इस पर कोई शक नहीं कि जैसे कहा जा रहा है कि आलमी एक मसला बना हुआ है, पूरी दुनिया से इफेक्ट हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि कुछ आर्टिफिशियल भी है, वो जो एक होर्डिंग और बाकी फैक्टर्स हैं, और फिर कहा जाता है कि वो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि प्राइस कंट्रोल करे, वो भी नज़र नहीं आ रहा। और बिलखसूस जो सिंध में जहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तनकीद आती है कि जो आटा पंजाब में सस्ता बिक रहा है वो सिंध में महंगा बिक रहा है। सर, तो कम अज़ कम ये तो एक लोकल प्रोडक्ट है और इसकी तो एक यूनिफॉर्मिटी प्राइस में होनी चाहिए। तो फिर किस तरह तनकीद पीपल्स पार्टी करती है PTI की गवर्नमेंट पे, जब अपने सूबे के अंदर चीज़ों को बेहतर अंदाज में मैनेज नहीं किया जाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आपने बाकी दोनों साहिबान से जो डिबेट की है, मैं उस पर बात पहले करूंगा और फिर मैं इसके ऊपर भी आऊंगा, क्योंकि उनसे सवाल आपका कुछ और था और मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। लेकिन मैं गंदम का सवाल का जवाब आपको पहले दे देता हूँ। प्राइस यूनिफॉर्म नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रो एग्रेरियन इकॉनमी को फ्लरिश करने वाली किसान की जमात है, और जब इन्होंने पिछले साल गंदम की कीमत जो है वो पंजाब में 1800 रुपये रखी थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गंदम की जो प्रोक्योरमेंट है वो 2000 रुपये की थी। और अब जब पंजाब में 1950 आने वाली गंदम की फसल के लिए प्रोक्योरमेंट प्राइस दी गई है, तो सिंध हुकूमत ने 2200 रुपया दी है। तो जब आपकी प्रोक्योरमेंट प्राइस ही पंजाब से ज़्यादा हो, तो उसके बाद उसका जो जब वो आटे में कन्वर्ट होगा तो यकीनन उसका प्राइस डिफरेंशियल आएगा, प्राइस नहीं आएगी। अगर पूरे मुल्क में एक प्राइस हो फिर आप ये बात कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द गोरख धंधा ऑफ फिगर्स, किया गया बहुत अच्छे तरीके से दिया, और हमें 3 इदारों के सर्वेज बताए। मैं उन इदारों के सर्वेज पे आने से पहले मैं सर्वे भी बता देता हूँ कि एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक हाउस होल्ड सर्वे हुआ था 2018 में और अब 2021 में हुआ है। वो सर्वे ये बता कि हर घराना पाकिस्तान का जो है औसतन 35-40 हज़ार जिसकी एवरेज इनकम है, उसको 6 चीज़ें हैं तो उसकी बास्केट है। अगर वो 100 रुपया कमाता है तो उसमें उसका फूड बास्केट यानी किचन आइटम क्या एक्सपेंस है, नंबर 2 यूटिलिटीज़ का क्या एक्सपेंस है, नंबर 3 उसकी ट्रैवल की फ्यूल की क्या कॉस्ट है, नंबर 4 उसकी बच्चों की तालीम की क्या कॉस्ट है, नंबर 5 उसका जो है मेडिकल एक्सपेंस क्या है, और छठी चीज़ जो है वो मिसलेनियस आइटम्स हैं जिसमें किसी घराने को कुछ और मसला होता है, किसी को और होता है, या अकोमोडेशन रेंटल, अगर किसी का घर रेंटल पे नहीं है और रेंटल पे है तो उसका भी रेंटल आइटम है। तो वो उस वक्त जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ उसमें हर घराना जो है वो 30 से 35% खाने पे इस्तेमाल कर रहा था, कोई 10-12% ट्रांसपोर्ट पेट्रोल पे कर रहा था, कोई 15% बिजली गैस और पानी के बिलों पे कर रहा था, और इसी तरह अद्वियात और स्कूलों की फीस के बाद उसके पास लगभग 20 से 25 रुपए बचते थे अपनी सेविंग के लिए या जो भी अपना काम करता था। आज इस ब्रिलियंट जो 40 महीने हो गए हैं 60 महीने के टेन्योर में से, आज वो कहता है कि उन 6 चीज़ों में कोई पाकिस्तान का घराना नहीं है जो 3 से ज़्यादा चीज़ों का
और अपनी इनकम में बजट पूरा कर सकें। अगर वो फूड है तो वो 35% से 60% पे चली गई है। अगर वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है तो वो 15% से 25% पे चला गया है। अगर वो बच्चों की स्कूलों है या मेडिकल एक्सपेंस है तो अब आपके पास वो जो आइटम्स हैं आप नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं कि दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों, आपने इस हुकूमत को या इनके वो जो लारे और वादे थे इस बुनियाद पे वोट नहीं दिया था कि पाकिस्तान दुनिया के मुकाबले में सस्ता तरीन मुल्क होगा। आपने कौम को ये सब्ज बाग दिखाए थे कि माजी की सो कॉल्ड करप्ट नाकाम नालायक हुकूमतों के मुकाबले में एक पाकिस्तान कम मकरूज होगा, पाकिस्तान एक सस्ता मुल्क होगा, यहाँ डीजल पेट्रोल 60 रुपए मिलेगा, यहाँ की सस्ती होगी, यहाँ कर्जे कम होंगे, यहाँ 11 से हम सर्कुलर डेट खत्म करके और कम कर देंगे, यहाँ 136 विफाकी सूबाई इदारों के सरबराह जो नून लीग नहीं लगाए हम लगाएंगे, यहाँ हम मेरिट की सरकार होंगे, हम 1 करोड़ घर देंगे, हम गुर्बत का खात्मा करेंगे। लेकिन हुआ क्या? अब 2 लोग जो हैं माजी के 1.5 साल रोजगार हो गए। उससे पहले इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से आई सड़ तोड़ और महंगाई पाकिस्तान की पाकिस्तानियों के लिए होनी है। और इन्होंने इस वक्त ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का परसों सर्वे आया है, उसमें पीपल्स पार्टी के दौर लोगों के ख्याल में 5 साल में 2.5% महंगाई बढ़ी, नून लीग के दौर में 4.5% बढ़ी, और क्या है कि 40 महीनों में 93% पाकिस्तानियों की राय है कि 50 से 100% के बीच में महंगाई बढ़ी है। और महंगाई क्यों बढ़ी है? अब ये कहते हैं दुनिया में अवामिल ये इन्होंने सप्लाई, दिस इज सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। जब आप डिमांड नहीं बढ़ी, सप्लाई कम हो गई, आपकी मिसमैनेजमेंट की वजह से गंदम मौजूद थी, आपने स्मगल करा दी, चीनी मौजूद थी, एक्सपोर्ट करवा दी। ये है सप्लाई साइड मैनेजमेंट। सेकंड फैक्टर, इन्होंने 70% पाकिस्तान का डिवैल्यू कर दिया, उस डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट आया। और तीसरा 25% हैदर जमान साहब थोड़ा सा रुक जाइएगा, ये तो बहुत आपने बड़ी चार्जशीट बयान कर दी है। चीमा साहब को थोड़ा सा मेरे ख्याल में इस पर रिस्पॉन्ड करने दें। एक तो चीमा साहब ये जो मंशूर आपके इंतखाबी बता रहे थे वो बड़ा लगता है कि दुरुस्त से आप भी इत्तेफाक करते हैं कि वादे तो यही किए गए थे, और साथ में खान साहब फरमाया करते थे कि जब बिजली गैस तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो ये पैसे हुक्मरानों की जेब में जाते हैं। तो सर अब आप किसकी जेब में जा रहे हैं? कम अज़ कम इस बयान पर तो सॉरी कर लेना कौम से सर। अच्छा सर, इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने कंपैरिजन करना है हुकूमतों की परफॉर्मेंस का, और उसी तरह ही बात रहनी चाहिए। मैं वादा करूं या ना करूं, मैं डिलीवर करने का पाबंद हूं अपनी आवाम को, और पीपल्स पार्टी ने वादा को किया हो या ना किया हो वो डिलीवर करने की पाबंद है। इस मुल्क में आज से यू कैन से कि 22 साल पहले 20 साल पहले जो आबादी थी वो 14 करोड़ की, 14 करोड़ के लोग जो आबादी थी वो आप कह लें कि जो वो लोग आजकल लेबर मार्केट में आ रहे हैं, 18 साल 19 साल 20 साल के हो गए लेबर मार्केट में आ रहे हैं, उन लोगों की तादाद देखें तो 20 लाख से ऊपर बनती है। उन लोगों की तादाद 20 लाख नौकरी सालाना पाकिस्तान में होगी तो फिर आप लोगों को फर्दर बेरोज़गार होने से बचाते हैं, वरना बेरोज़गारों की तादाद बढ़ती है। हमने कहा कि हम 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी देंगे, तो भाई ठीक क्या, हम 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी देंगे तो जो लोग भी लेबर मार्केट में आ रहे हैं, जॉब मार्केट में आ रहे हैं, उनको सिर्फ जॉब देंगे तो इतनी ही बनती है, 1 करोड़ ही बनती है। इससे नीचे अगर आप देते हैं, इससे नीचे अगर इकानमी उनको ऑब्जर्व नहीं करती तो बेरोज़गारों की फौज बढ़ती जाएगी। हमारे पिछले अगर देखें रिसेंटली जो आप कह लें कि बेरोज़गारी है 0.2% कम हुई, 5% से 4.8 पे आई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर और जो लोग बाहर जा रहे हैं, जो लोग गवर्नमेंट में जा रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को वो जो लोग 22-23 लाख लोग सालाना जॉब मार्केट में आ रहे हैं उनको जॉब मिल रही है। इसीलिए बेरोज़गारी की शरह वही है या कम हुई है जो 2018 में थी। ये एक असाब का असूल है, इकनॉमिक्स का काउंटिंग है, ठीक है। इसको इसी तरह देखें तो आपको समझ लग जाएगी कि क्या जिस 2018 की आप इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से निकालें कि उस वक्त बेरोज़गारी क्या थी और आज क्या है, फिर आप देख लें कि जो लोग जॉब मार्केट में आए वो ऑब्जर्व हुए हैं या नहीं हुए। एक बात। दूसरी बात आपने पूछा, सर सुन लेना, एक मिनट सर पूरी बात कर। आर्गुमेंट तो देना सर कि सर अब तो रियल स्टेट पे आप बड़े नाज़ां थे कि हमने इस शोबे को बड़ा आगे बढ़ा दिया है, अब तो उनके लोग भी एहतजाज करते फिर रहे हैं सर।
सर इत्तेजाज तो आपने भी करना है, मैंने भी करना है। वो अच्छा, थोड़ी अच्छा, थोड़ी देर वो इस मुल्क में फैशन है आपके ख्याल में? फैशन है, थोड़ी देर बाद मुझे टाइम नहीं देंगे, मैं भी इत्तेजाज करूंगा, वो और बात है ना। जी जी जी, इत्तेजाज तो रहना है, अच्छा, जमहूरी है, जमहूरियत है, आज़ादी है, एक्सप्रेशन की आज़ादी है, इत्तेजाज तो जारी रहेगा, वो नहीं बात। बात ये है हो सकता है, ठीक है, अच्छा, हाँ होता है जी, होता है, क्यों नहीं होता। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है ना, 2018 की भी है, 17 की भी है, 13 की भी है, 21 की भी है, सारी रिपोर्टें निकाले सामने रख लें तो क्या बेरोजगारी बढ़ी है या उतनी ही है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बता देते हैं। और इस बात में भी क्या आपको डाउट है कि 22 लाख लोग जॉब मार्केट में आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो ऑब्जर्व हो रहे हैं। दूसरी बात है कि आपने एक बड़ा जेन्युइन सवाल पूछा कि भाई पीपल्स पार्टी आके चैंपियन बन जाती है गवर्नर्स की या आपके अपोजिशन बन जाती है, भाई आपके पास एक गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट में आपको पूछा गया कि आटे का रेट क्या है, आपके पास आटा 30 रुपए किलो महंगा क्यों है, वो उसका जवाब नहीं दे रहे। पूरी उन्होंने आधे घंटे की तकरीर की, उसका जवाब नहीं दिया। दूध कल 20 रुपए बढ़ गया वहां कराची में, उसका जवाब नहीं दिया। अच्छा, आप कह लें कि वहां पे आप सब्जियों की बात कर लें, दालों की बात कर लें, चीनी की बात कर लें, आटे की बात कर लें, ये सारे सूबाई सब्जेक्ट्स हैं जिनको देने का, पाबंद करने का, प्रोविजन का सूबा पाबंद है। जिस सूबे ने प्रोविजन देनी है वो उस पर बात ही नहीं करना चाह रहा, वो सारी की सारी मतलब आप तकरीरें करना है इनसे सर, इनको 1 लाख रुपए इनाम दे, सवाल का जवाब देंगे, इनको 5 लाख। चीमा साहब एक छोटा सा ब्रेक के बाद मैं दोनों अपोजिशन जमातों से कहा कि जो आपने नुक्ते उठाए हैं वो कितने वैलिड हैं और क्या उनका जवाब उनके पास है कि नहीं। छोटी सी ब्रेक करें। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। निहाल हाशमी साहब, इनफैक्ट आपने चीमा साहब के फिगर्स भी, वो भी सर्वे को कोट कर रहे हैं सर, कह रहे हैं 21 लाख लोग बाद जॉब मार्केट में आ रहे हैं, उनको नौकरियां मिल रही हैं। और साथ में आपने सर अपनी हुकूमत के तरक्याती मनसूबे तो गिनवाए, लेकिन ये भी हकीकत है सर कि आपके दौर में दियाभिर भाषा डैम के लिए 1 रुपया तक, रादर कि आप लैंड तक एक्वायर नहीं कर सके सर। इतना बड़ा मनसूबा पाकिस्तान के लिए, आज हम रोना रो रहे हैं कि एनर्जी पे इन्हिसार है और वो सारी इंपोर्ट करनी पड़ती है। और फिर ग्रीन लाइन मनसूबा सर अब अपने वक्त में मुकम्मल कर नहीं सके, अब PTI ने कर लिया तो उस पर भी आपको गुस्सा आ गया, आज हसन इकबाल साहब उसका फीता काटने चले गए सर। तो ज़रा सा तवज्जो दीजिएगा, मैं आपके गौश गुजार कर दूं, रिकॉर्ड मौजूद है, आप ज़रा देख लें बजट में। जो आपने 2016, 17, 18 का बजट देख लें तो हमने दयामीर भाषा डैम में 100 से ज़्यादा अरब का मख्तस किया और हमारे वक्त में ही लैंड एक्वायर हो चुकी थी, उसकी डिज़ाइन हो गई थी, प्लानिंग हो गया था, हर चीज़ हो गया था। सैकड़ों बिलियन नवाज शरीफ साहब ने मुख्तस किया था। तो ये रिकॉर्ड की बात मैं कह रहा हूँ, ये देख लीजिएगा। झूठ हो तो मुझ पे आप किसी अगले प्रोग्राम में मुझ पे जो जुर्माना डालेंगे वो मैं कबूल करूंगा। चलो ठीक है सर, अब रह गया, ठीक है। अच्छा, अब रह गया सर के नौकरियों का, जो मेरे भाई ने कहा, बिल्कुल नौकरी इन्होंने दी है। इन्होंने जो नौकरी दी है वो शहबाज गिल को दी है, नदीम बाबर को दी है, जुल्फी बुखारी को दी है, रजा बाकर को दी है, सारे बाहर से बुला करके दिए हैं नौकरियां। IMF के लोगों को नौकरियां दी है, पाकिस्तानियों को नौकरियां नहीं मिली हैं। शहबाज गिल चूंकि गाली बकता अपोजिशन को, इसलिए नौकरियां दे दी गई है। नदीम बाबर ने चूंकि टीका लगाया पेट्रोल में और एनर्जी में और सैकड़ों बिलियन, ये हम नहीं कह रहे, ये तो रिपोर्ट कह रही, वो करके चले गए। जुल्फी साहब ने रिंग रोड में अपना काम दिखा के चले गए। अब जो रह गया, आपने मेट्रो बस की बात की, तो सुने सर, ये मेट्रो बस की रिक्वेस्ट मैंने सेनेटर प्राइम मिनिस्टर से की थी और उन्होंने बड़े 6 महीना पे इस पे एक्साइज हुआ। और अगर आप ट्विटर पे देखें तो मेरी तस्वीर चल रही, दुआ मैं ही करवा रहा था इफ्तिताही तकरीर में, और हमारे दौर में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था प्रोजेक्ट, सिर्फ बस को आनी थी और इफ्तिताह होना था। मगर बदकिस्मती से नवाज शरीफ को तख्ता उलट दिया गया और उनको एक साजिश के तहत इस मुल्क के इख्तिदार से महरूम कर दिया गया। इनका जो प्रोजेक्ट है ना, वो आप BRT पेशावर देख लें कि 6 साल में हमारा तो 3 साल अधूरा, 3 साल काम रुका रहा बस के लिए। एक रोड बता दे जो दोबारा तोड़ा गया हो, एक ब्रिज दोबारा, क्योंकि हमने लोगों के खुलूस से नियत से किया था। BRT का मंसूबा अगर आप देख लें तो वहां तो रोज आना वो तो 100 अरब पे चला गया। और किस मुंह से आ रहे हैं इमरान खान साहब या असद उमर साहब इसका इफ्तिताह करने। 100% इसकी जो कंप्लीशन थी तकरीबन सब नवाज शरीफ साहब के दौर में हो गई थी। ये बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये दूसरों के प्रोग्राम में आ जाते हैं, दूसरों की तख्तियों पे अपना नाम लगा देते हैं, दूसरे के ये बताएं कि ये जो 16 अरब लिया इन्होंने कर्जा 3 सालों में, 70 साल में तो हमने ये कुछ किया और हमने दिखा दिया। इन्होंने जो कर्जा लिया, कोई एक मंसूबा कराची के लिए बता दे, इनके 14 MLA थे, एक मंसूबा बता दे, 1 इंच रोड बता दे, एक स्कूल, एक कॉलेज, एक अस्पताल, एक लैपटॉप, एक स्कॉलरशिप,
एक एयरपोर्ट की बढ़ाई या कमजाई, एक चीज बता दें, एक ने, और एक नहीं, कराची में 2 मेट्रो बस है, एक औरंगी से आ रही है और एक जो है ये बफर जोन के आगे से आ रही, नॉर्थ कराची से आ रही। तो ये तो हमारा मंसूबा है, ये तो बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना आ गया। इनको कोई एहसास हो, कोई शर्म हो, कोई हया हो, कोई एक एहसास, कुछ भी नहीं है। हैदर ज़मान साहब इनफैक्ट कर्जों की बात की, निहाल हाशमी साहब ने कर्जों की बात की, 0/0/0/0/0 परफॉर्मेंस, सिर्फ स्कैम, माल कमाओ, करो, लूटो और भाग जाओ। हैदर ज़मान साहब इनफैक्ट कर्जों का जिक्र किया निहाल हाशमी साहब ने, लेकिन वो गवर्नमेंट कहती है कि माजी की हुकूमतें इतना कुछ गलत करके गई हैं, हम तो वो कर्जे उतारने के लिए कर्जे ले रहे हैं, कौन से अपने अयाशियों के लिए ले रहे हैं सर। तो कहीं ना कहीं तो उनकी गुफ्तगू में भी जस्टिफिकेशन नजर आती है ना कि क्या करें, कोई और ऑप्शन है तो आप ही बता दें। इफ्तिखार साहब देखिए, बात यह है कि 60 महीने अगर गुजर गए ना, ये हुकूमत का टेन्योर पूरा हो गया खुदा ना खास्ता, तो तब भी ये यही कहेंगे कि 5 साल हमारे गुजर गए यूं कि माजी की हुकूमतों ने ये किया था, और अगले 10 साल भी अगर इनके पास हुकूमत रहे खुदा ना खास्ता, तो ये यही कहते रहेंगे, क्योंकि इनके पास और बेचने कुछ है नहीं, अपनी नाअहली, अपनी नाकामी ये बता नहीं सकते। अब आप मुझे प्लीज़ थोड़ा टाइम दीजिएगा, क्योंकि मैं एक इलेक्शन कैंपेन से टाइम निकाल कर आपके प्रोग्राम में आया था, मुझे अगर आप बात कर। जी मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप गुफ्तगू करें, और ब्रेक के बाद भी हम आपको देंगे, आपको फोरम देंगे, लेकिन आप गुफ्तगू जारी रखें। मैं ये जिस इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं, इक्तिसादी सर्वे, वो इनकी वजारत ख़जाना जारी करती है, और बहुत पाबंद दोहल होकर हमारे दोस्त बता रहे हैं कि हमने इतने करोड़ नौकरियां दे दी हैं और इतनी नौकरियां जनरेट की। वो इकोनॉमिक सर्वे बताता है 3 साल का बतदरीज के जीडीपी पीटीआई हुकूमत के दौर में $350 अरब से किस तरह पहले साल में सुकड़ा, और 280-90 पे आ गया, अरब डॉलर पे। पाकिस्तान की जो मईशत का हुजम है, इनकी पॉलिसीज की वजह से कोविड नहीं आया था। सेकेंड ईयर कोविड आया है मार्च के बाद, तो उसका इम्पैक्ट आया, तो हम इनको चलो कोई बेनिफिट ऑफ द डाउट दें, लेकिन इन्होंने जो डिवैल्यूएशन की, जो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हुई, और उसके बाद जो जीरो से नीचे ग्राउंड जीरो को इकोनॉमी ने हिट किया, इन्होंने जो 70 साल में कर्जे नहीं लिए माजी की हुकूमतों ने, इन्होंने 3.5 साल में कई हज़ार ट्रिलियन अरब कर्जा डेट डाल दिया। 1,44,000 पे जो पाकिस्तानी मकरूज था, अब 2.5-3 लाख पर हेड पे आ गया है। लेकिन मैं इन्हीं की बात मान लेता हूँ कि अगर इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज़बरदस्त और फज्ड नहीं है, जिसकी ये फिगर्स दे रहे हैं कि उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट 5% से कम होकर 4.8 हुई है, तो वही इकोनॉमिक सर्वे है इफ्तिखार साहब जो कहता है कि पाकिस्तान में पीटीआई के 3 सालों में एक चीज मुतवातिर, एक चीज बढ़ी है, और इसकी यकीनन इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इनके वजीर जो माजी वाले और मौजूद, उनसे भी हम ज़रूर पूछेंगे कि सालाना पाकिस्तान में गधे 1 लाख की तादाद से बढ़ते रहे हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे जिसकी ये बात कर रहे हैं वो बता रहा है, यानी 90,000 भी नहीं बढ़े, 1,10,000 भी नहीं बढ़े, पूरे के पूरे 1 लाख गधे हर साल पीटीआई हुकूमत में पाकिस्तान की लाइफ स्टॉक में। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जिस अफजाइश कैसे हुई यकीनी तौर पे सर, ये तो हैरान कुन बात है। जरूर पूछेंगे, चीमा साहब को इल्म भी होगा क्योंकि वो फूड एंड सिक्योरिटी और इस तरह के मामला पी रहे हैं। छोटी सी सर छोटी सी ब्रेक लेने दें मुझे, उसके बाद आपका आर्गुमेंट कंप्लीट होगा, फिर हम चीमा साहब की तरफ जाएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हैदर ज़मान साहब, आप अपना आर्गुमेंट कंप्लीट करें क्योंकि वक्त कम है, तो मैं चाहूँगा फिर चीमा साहब से भी रिस्पॉन्ड और निहाल हाशमी साहब से भी। तो मैं ये बात कर रहा था कि जिन आदाद और शुमार की बुनियाद पर ये गोरख धंधा पेश कर रहे हैं वो डिफेक्टिव हैं। वो ना IMF ने माने, ना वो वर्ल्ड बैंक ने माने। इन्होंने कहा मईशत की ग्रोथ 4.5% है, उन्होंने नहीं माना। इनके रेवेन्यू जो टारगेट्स इन्होंने रखे, जो इन्होंने बजट रखा 150 रुपए डॉलर की बुनियाद के ऊपर, वो तो बजट सारा ही आउट हो गया। उसके बाद 2 बजट आ चुके हैं। तो ये बातें कि जो जॉब्स बढ़ी हैं, जब इकोनॉमी सुकड़ी है तो जॉब्स कहाँ से बढ़ी हैं? और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है, रियल टर्म में मिलें बंद हुई, दुकानें बंद हुई, फैक्ट्री मालिकान ने बैंक्रप्सियां डिक्लेयर की। ये अजीब बात करते हैं। सिर्फ 1-2 गिने चुने सेक्टर हैं जहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी रही, उसके अलावा तो मुल्क बंद रहा और अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। तो ये बातें करना बड़ी आसान है, लेकिन कागजों पे ये बातें हैं, हकायक पर। बाकी फूड इन्फ्लेशन जो है वो बुनियादी तौर पे
यकीनन सूबाई हुकूमतों की जिम्मेवारी है, लेकिन जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो फेडरल गवर्नमेंट तयन करती है, जो रुपए की कीमत है, जो रुपी पैरिटी है, जो आपका ट्रेड डेफिसिट है, वो तो विफाकी हुकूमत की पॉलिसियों का नतीजा है। LNG ये महंगी खरीदेंगे नतीजा जिसके है, सही। नतीजे 400 गुना महंगी चीमा होगी या साहब 500। चीमा साहब कह रहे हैं कि आलमी इदारे आपके फिगर्स को नहीं मान रहे, और साथ में सर अगर महंगाई नहीं है तो ये फूड सपोर्ट प्रोग्राम क्यों लेके आ रहे हैं, लोगों को राशन कार्ड क्यों दे रहे हैं, क्यों कहा जा रहा है कि बुनियादी अशिया बड़े सस्ते दामों सब्सिडाइज प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए इसमें देखें, मैंने जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की बात की है वो मैंने 2008 से अनवर्ड कर रहा हूँ। 2008, 9, 10, 11, 12, 13 ये पीपल्स पार्टी के शो हैदर रमान कुरैशी साहब के थे। 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये आप कह लें निहाल हाशमी साहब के थे। मैं उन सारों की बात कर रहा हूँ, उन सारी फिगरों की बात कर रहा हूँ कि वो फिगर्स मौजूद हैं। उन फिगर्स की बुनियाद पे देखें, बात करें। ये अभी कह रहे हैं कि हमारे दौर में 2.5% महंगाई हुई थी और हमारे अपना PTI के दौर में 92% हुई। भाई वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में आप देखें ना कितनी महंगाई आपके दौर में 5 साल में कितनी होती रही, वो सामने है फिगर। फिर हमारे दौर में भी सामने है। फिर ये कि जिस बात आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, ये मौसूफ आदिल गिलानी साहब, आदिल गिलानी साहब यू कैन से कि इन्होंने 5 रिपोर्टें इशू की हैं 2002 में, 2004 में, 2006 में, 2008 में और 11 में। बस सर 5 ये रिपोर्टें फिगर्स के बाद उसके बाद वक्त खत्म हो रहा है सर। हाशमी साहब उसके बाद कभी कोई रिपोर्ट लास्ट नहीं वर्ड्स आपके सर। क्रेडिबिलिटी मशकूक है, इस बंदे की क्रेडिबिलिटी मशकूक है। ये बोल सकता हूँ कि इस मुल्क में हजारों की इसमें ये वजीर आजम हाउस में 5 साल वजीर आजम हाउस में बैठे रहे, कोई रिपोर्ट नहीं दी उन्होंने। में वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है बल्दियाती, मगर इमरान खान साहब वो सही, माले सही, यकीनन, दिले- यकीनन, दिले यकीनन बेरहम, सर, माले बहुत कुछ मुफ्त, माले मुफ्त दिले बेरहम वो जा करके माल तकसीम कर रहे हैं, वोटरों को ब्राइब सही, कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन यकीनन इस मामले को जरूर देखना चाहिए। नाज़रीन आज का शो यही खत्म करते, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।